तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और दोस्तों, जैसा कि हम ये सीरीज़ पढ़ रहे हैं, हम जो बुक पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 1 और 1.1 में हमने हमारे पिछले अध्याय में हमने चर्चा की थी। अब हम जो चर्चा करने वाले हैं दोस्तों वो 1.2 के बारे में है। और जो बच्चे पुरानी किताबों में पढ़ रहे हैं, जिनके पास पुरानी किताबें हैं, उनके लिए ये 1.3 में मिलेगा दोस्तों। तो देखो, जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इसी प्रकार से आपको √2 अपरिमेय संख्या है पूछा जा सकता है, √7 अपरिमेय संख्या है पूछा जा सकता है, √11 है अपरिमेय संख्या, वो आपसे सिद्ध करवाई जा सकती है। तो दोस्तों, √2 और √3, √5, यहाँ तक ही सवाल एग्जामिनर सवाल में पूछता है। तो दोस्तों, इन सभी का तरीका एक जैसा ही है, आप किसी एक को सीख लो और फिर आप सभी को करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों देखो, सिद्ध करना है हमको कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे है? तो देखो, जो हम इसको सिद्ध करेंगे इसको विपरीत चेक करेंगे दोस्तों। जैसे ये अपरिमेय संख्या है तो हम इसको मान लेंगे कि ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। दोस्तों, जब ये परिमेय संख्या होगी हम इसको सिद्ध कर देंगे ये परिमेय संख्या होगी, तो फिर ये अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो दोस्तों, इसके लिए हमको पहले परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? दोस्तों, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p और p/q के रूप में नहीं लिख सकते, यानी कि p/q, जहाँ पे p और q क्या है? दोनों सहभाज्य पूर्णांक है, यानी जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q के रूप में जिन संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं उनको हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। अच्छा, परिमेय संख्या फिर किनको बोलेंगे? ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उनको परिमेय संख्याएं कहेंगे, और जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते उनको अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। तो देखो दोस्तों, जहाँ पर p और q क्या है? सहभाज्य पूर्णांक होंगे। तो देखो, हम सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों हल में लिखते हैं माना या कल्पना कीजिए, कुछ भी लिख सकते हो। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। दोस्तों, हम इसको इसलिए मान रहे हैं कि ताकि परिमेय संख्या हम इसको सिद्ध कर देंगे तो इसको आसानी से कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या है तो क्या है? तो परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं परिमेय संख्या है तो हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, अब लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है इस लाइन को लिखने में कि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो, p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है? p/q बराबर √5। चलो दोस्तों, हमने इसे p/q के रूप में लिख लिया, p/q लिखा, √5 लिख लिया आगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या? अगर ये p/q है तो q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो q है हमारा जो 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों? अगर ये q 0 हो जाएगा और 0 का भाग जब हम किसी संख्या में देंगे तो वो दोस्तों अनंत हो जाता है, इसलिए q नहीं हो सकता। यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे। देखो, यहाँ पे p और q क्या है? पूर्णांक है। और कैसे पूर्णांक है? सहअभाज्य पूर्णांक है। अब ये सहअभाज्य क्या है दोस्तों? जैसा कि हमारी शर्त है क्लास की कि हम 0 से बढ़ाते हैं, तो हमें आपको अभी सहअभाज्य क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे। तो पहले लिख लेते हैं। देखो, जहां p व q एक साथ ही लिख देते हैं, सहअभाज्य p व q सहअभाज्य पूर्णांक है। इतना आप भी लिख सकते हैं दोस्तों, पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सहभाज्य क्या है। सहभाज्य का मतलब है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF क्या आना चाहिए दोस्तों? 1 आना चाहिए। जिनका HCF 1 आएगा वही होंगी सहभाज्य संख्या। जैसे कि आप कोई सी संख्या ले लो, मैं माना ले लेता हूँ यहाँ पे 3/9 ले लिया। लो, तो पहले कट गया 3 से 1, 3 का भाग 3 में दिया एक बार, 3 का भाग 9 में दिया 3 बार। अब दोस्तों 1 और 3 का जब आप में से निकालेंगे, में से यानी HCF निकालेंगे, महत्तम समावर्तन निकालेंगे। कल की कक्षा में दोस्तों हमने HCF के बारे में चर्चा की थी। कल हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से
में से निकालने सीखा था, यानी एचसीएफ निकालना सीखा था। कैसे कर रहे थे, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करते, अभाज्य गुणनखंड करके जो भी गुणनखंड कॉमन आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, उनको क्या है कॉमन लेके गुणा करके एचसीएफ निकाल रहे थे। अभी आप दोस्तों जैसे एक है, अब एक के तो गुणनखंड क्या होंगे, एक ही होगा। तीन के क्या होंगे, तीन के होंगे 1 गुणा 3। तो इन दोनों में जो कॉमन आएगा वो एक आ रहा है, यानी इनका एचसीएफ क्या होना चाहिए दोस्तों, एक आना चाहिए। वे ही सहअभाज्य पूर्णांक है। अब जैसे कोई भी आप संख्या को ले लो, जैसे 8 और 9 है, 8 और 9 में आप अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एक आएगा। तो ये सहअभाज्य पूर्णांक है, तो ऐसे सहअभाज्य पूर्णांक होना चाहिए। तो अब देखो इसका क्या है, थोड़ा गुणा कर लेते हैं। इसके नीचे दोस्तों एक छपा हुआ है, दिख नहीं रहा है, तो हम इसका वज्र गुणा कर लेते हैं, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने पर, कर लो भाई वज्र गुणा कर लो। देखो वज्र गुणा कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में पी का गुणा करेंगे 1 के साथ और क्यू का गुणा करेंगे 5 के साथ। तो देखो कर लो एक बार, देखो पी का गुणा 1 के साथ किया तो पी आ गया, क्यू के साथ करो तो √5 और क्यू लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो लिख दो दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है दोस्तों, वर्ग कर दो। देखो पी का वर्ग किया पी स्क्वायर हो गया, इसका करो √5 क्यू स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करो, इसको अलग से कर लो। देखो पी स्क्वायर बराबर, अब इसका √5 और क्यू स्क्वायर का क्या करना है, हमको गुणा करना है, स्क्वायर करना है। तो देखो दोस्तों ये आपको दिखाई दे रहा होगा √5 क्यू 2 बार है, यानी कि स्क्वायर लग रहा है तो इसका 2 बार गुणा हो रहा होगा। कैसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा होगा दोस्तों, देखो √5 गुणा √5, तो इसमें क्या लग रहा है, क्यू और लग रहा है, तो क्यू क्यू। तो √5 गुणा, जब आप √5 करेंगे, ये √5 के गुणा √5 से करेंगे तो दोस्तों 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसको लिखना चाहो 5 को घात के रूप में, तो 5 को 1/2 और 1/2 लिखा जा सकता है इसके ऊपर, और दोनों जोड़ के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, आधा और आधा। तो कोई भी संख्या हो, जैसे 3 है तो 3 के अंदर क्या है, √3 गुणा √3, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों इस √5 का गुणा जब आप √5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा, और क्यू गुणा क्यू करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा क्यू, देखो क्यू के ऊपर घात 1 है, गुणा हो रहा है, इस क्यू के ऊपर भी घात 1 है। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो 1 + 1 बराबर क्यू स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पी स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा 5 और ये क्यू स्क्वायर। कोई परेशानी इधर देखो दोस्तों, ये 5 और क्यू के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, और पक्षांतर नियम से इस 5 का जब हम इधर लेके आएंगे तो ये किस में आएगा, भाग में आएगा। कोई भी अगर देखो, हम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पक्षांतरण के नियम दोस्तों, ये हमारा बराबर होता है, बराबर इस प्रकार से। अगर इधर कोई प्लस है और इधर ये माइनस है, सॉरी प्लस है, अगर हम प्लस को इधर की साइड में लेके जाएंगे तो ये माइनस में जाएगा, और माइनस को अगर इधर से इधर लेके जाएंगे तो प्लस में जाएगा। ये चिन्ह आपस में दोस्तों बदलते रहते हैं। ऐसे ही अगर इधर कोई गुणा में है, इधर लेके जाएंगे तो ये भाग में जाएगा, और भाग की संख्या को इधर लेके जाएंगे तो गुणा में जाएगा। इसको दोस्तों पक्षांतरण नियम बोलते हैं, जल्दी से मैंने आपको बता दिया। तो देखो 5 को इधर लेके आए, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसको मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 डाल देता हूँ, समीकरण नंबर 1। इसका मतलब क्या है, देखो पी स्क्वायर के बटे में है, पी स्क्वायर बटे 5 है, इसका मतलब 5 का भाग लग रहा है किसमें, पी स्क्वायर में। तो एक लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि यहाँ जो हमारा पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है तो क्या होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा। जब पी स्क्वायर विभाजित है तो पी भी होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा, 5 भी, पी भी 5 से विभाजित होगा। ये लो दोस्तों लिख दिया। तो यहाँ तक कोई परेशानी। सबसे पहले हमने क्या किया, √5 को अपरिमेय संख्या थी इसलिए हमने परिमेय संख्या इसको मान लिया, मान के सिद्ध कर रहे हैं, p/q के रूप में लिख दिया, जहाँ पर p और q क्या है, सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पे आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि p और q में एक के अलावा, p व q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। चाहो तो आप इस लाइन को यहाँ पे बढ़ा के लिख सकते हो कि p व q में कोई भी एक के अलावा, एक तो सभी में कॉमन आता है,
एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पी व क्यू का एचसीएफ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे, इसको परमेय संख्या मानेंगे। देखो दोस्तों, पी स्क्वायर बटे 5 बराबर क्यू, ये हो गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये जो पी है, पी एक बार मान लेते हैं, माना पी बराबर, अब देखो पी क्यू आर चल रहा है तो आर ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आर मान लेते हैं। तो 5 आर लेने पर, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर ये 5 आर ही क्यों लिया है। कोई नहीं, आप 5 आर नहीं, 5 ए ले लो, 5 बी ले लो, 5 एम ले लो, यू ले लो, कुछ भी ले लो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है, √2, √3, √5, √7, तो ये आपको मानना ही मानना है। अगर आपको यहाँ पे √7 आ जाए तो यहाँ आपको 7 आर ले लेना है। अगर यहाँ पे 3 आ जाए, √3, तो यहाँ आपको p बराबर 3 आर ले लेना है। कोई परेशानी? नॉट परेशानी। तो देखो 5 आर ले लो, इसको ही समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 में रखने पर देखो भाई, समीकरण 1 में रखो, जहाँ आपको p दिख रहा है वहाँ पे आपको 5 आर लिख देना है। तो यहाँ p स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो रहा है, तो 5 आर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या लग रहा है, बटे में सर 5 लग रहा है, ले लो 5, बराबर में क्यू है, क्यू लिख दो तुम। इसको थोड़ा खोल के लिखो, देखो स्क्वायर हो रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुणा 5 25, और आर का आर स्क्वायर, बटे में कितना चल रहा है, यहाँ 5 चल रहा है, बराबर में क्या है, बराबर में सर क्यू है। देखो 5 का भाग दे दो इसमें, जब मैंने इसमें 5 का भाग दिया तो ये 5 बार गया, और आर स्क्वायर बराबर क्यू। 5 का देखो, अभी जैसे हमने यहाँ पे 5 क्यू का 5 को इधर लेके आए थे, बटे में आया था, ऐसे यहाँ पे 5 आर स्क्वायर है, 5 को अगर उधर लेके जाएंगे तो किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम, आर स्क्वायर बराबर क्यू बटे 5। ठीक है, अरे इसमें आपने वर्ग नहीं किया है ना, दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर क्यू स्क्वायर का भी तो वर्ग करो। ये 5 स्क्वायर आपने कैसे लिख दिया, अच्छा ये यहाँ से लिख दिया आपने, है ना, यहाँ रह गया था तुमसे क्यू स्क्वायर, कोई नहीं, आपको तो पता नहीं है, तो क्यू स्क्वायर रह गया भाई, ये लो स्क्वायर लगा दिया मैंने। कोई परेशानी नहीं दोस्तों, नए नया शुरू कर रहे हैं तो कभी ना कभी रह ही जाता है, इसके लिए सॉरी। तो देखो अब यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि यहाँ देखो, जब पी स्क्वायर में 5 का भाग लग रहा था तो हमने लिखा था कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ देखो 5 का भाग किस में लग रहा है, क्यू स्क्वायर में, तो इस लाइन को आप यहाँ लिख दें। तो देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो क्या होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। बस इसको दोस्तों मान लो समीकरण नंबर 2, इसको समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप अगर गौर से देखेंगे तो इनमें देखेंगे दोस्तों कि दोनों में 5 का भाग जा रहा है, क्यू में भी जा रहा है, 5 में भी जा रहा है। इसका मतलब इन दोनों में जो एचसीएफ आ रहा है, यानी कि महत्तम समावर्तय आ रहा है, वो 5 आ रहा है। अब दोनों में महत्तम समावर्तय 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 5 इसका एचसीएफ आ रहा है। दोनों में उभयनिष्ठ हमने पता ही है, उभयनिष्ठ जो आता है उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो एचसीएफ इसका क्या है, 5 है, जबकि एचसीएफ कितना आना चाहिए था, एचसीएफ आना चाहिए था 1। अब एचसीएफ नहीं आया है, तो ये क्या है दोस्तों, ये हमें विरोधाभास हो गया, ये हमारी कल्पना से परे हो गया। जो हमने माना था यहाँ पे कि √5 एक परमेय संख्या है, वो नहीं है, क्योंकि परमेय संख्या में तो एचसीएफ क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो ये परमेय संख्या नहीं है, तो कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। दोस्तों यहाँ तक बता रहा हूँ, जब तक कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, नहीं तो उतारना चाहे अपनी उसका उत्तर पुस्तिका में तो उसको भी कर सकता है। फिर हम आगे एक लाइन और लिखेंगे। तो दोस्तों अब जो हम लिखेंगे, जो हमारे समीकरण 1 और 2 आए थे दोस्तों, तो उनसे लिखेंगे हम कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमें ज्ञात होता है कि पी व क्यू का एचसीएफ क्या नहीं है दोस्तों, 1 नहीं है, एचसीएफ 1 नहीं है। अब एचसीएफ 1 नहीं है तो ये क्या है, ये हमारे विरोधाभास हो गया। अब दोस्तों इस लाइन को आप कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है। या आप लिख सकते हो कि यह हमारी कल्पना से परे है।
तो ये लाइन कुछ भी बना के लिख सकते हो, जो भी आपको एग्जाम में याद आ जाए, या अगर आप याद करके जाते हैं तो अच्छी बात है। तो समीकरण 1 व 2 से हमें ज्ञात होता है कि पी व क्यू का एचसीएफ जो है, यानी कि में से जो है महत्तम समावर्त है जो एक नहीं है। तो लिख दो यह हमारी, या फिर यह विरोधाभास, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अब नीचे लिख लेना, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों आपको एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे, इसकी फुल गारंटी है। आप तो इतना करके आ जाना, ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर सकते हैं। और हम इसको अब दूसरा सवाल करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, वो मैं भी लिख देता हूं। सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह हमारा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, अब अपरिमेय संख्या है, जो भी आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको परिमेय मानेंगे। हम सिद्ध करेंगे कि ये परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या सिद्ध करेंगे, और जब परिमेय संख्या सिद्ध नहीं होगी तो हम कह देंगे कि यह अपरिमेय संख्या है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले वही हल डालेंगे पहले। तो माना या कल्पना कीजिए कि माना 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने मान लिया भाई, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या है तो क्या है, हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। पिछले लाइन में हमने लिखा था, इस बार मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो देखो p/q के रूप में लिखा, तो p/q बराबर 3 प्लस 2 √5, ये लिख लिया मैंने भाई p/q के रूप में। आप इसे चाहो तो वो भी लिख सकते हैं कि q इज नॉट इक्वल टू 0, कि जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 के बराबर हो जाएगा तो सर अनंत हो जाएगा। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं सुंदर सुंदर अक्षरों में, जहाँ p व q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। और आप ये भी लिख सकते हैं कि p व q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। वो आपके ऊपर है, आप कैसे सिद्ध करके दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, पक्षांतरण कर लेते हैं। ये 3 प्लस 2 √5 है, इस 3 ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो 3 को प्लस में से जब इधर लाएंगे तो किस में आएगा, माइनस में। p/q माइनस 3 बराबर 2 √5। अब देखो इस 2 का और अंडर रूट के बीच में क्या है, गुणा हो रहा है। 2 गुणा √5 ऐसी तो है ये, तो 2 का क्या लग जाएगा, इधर भाग लग जाएगा। तो p/q माइनस 3 बटे में 2 और बराबर में √5। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बताओ दोस्तों, ये तो आपने मानी है परिमेय संख्या, ये है अपरिमेय संख्या। ऊपर लिखी भी हुई है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है तो क्या हुआ, तो देखो, तो हम लिख सकते हैं यहाँ परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अब बताओ, ऐसा कभी हो सकता है कि परिमेय की संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या आ सकती है क्या? तो परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों ऐसा संभव नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे जो कि, नीचे लिख दो चाहे तो, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ये विरोधाभास हो रहा है। तो आप लिख सकते हैं यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः
तो आप लिख लेंगे उस लाइन को ऊपर से कि फिर मैं लिखूँ नीचे, कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर से चाहो तो इस लाइन को यहाँ से लिख सकते हो कॉपी करके। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः अंडर रूट हम लिख सकते हैं इसमें 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों बहुत इजी सवाल था। सबसे पहले हमने क्या किया, परिमेय संख्या मान लिया, P/Q के रूप में लिख दिया, जहां Q 0 के बराबर नहीं है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, जहां P व Q सहभाज्य पूर्णांक है, यानी कि P व Q में लिख दूं मैं, तुम कहो तो बोलो, P व Q में एक के अतिरिक्त या एक के अलावा, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो आप नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा आपका, आप इतने से काम चला सकते हैं ऊपर वाले से। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। तो देखो 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमने P/Q के रूप में माना, पक्षांतरण कर लिया 3 का, माइनस इधर आ गया, 2 का भाग दे दिया। अब लिख देंगे चूंकि लगा लो चाहे तो, चूंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो कि संभव नहीं है, यह है विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः 3 + 2 अंडर रूट 5 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। हाँ तो साथियों अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमको सिद्ध करने हैं। बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल सिंपल है। आप आसानी से क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं, और वही जैसा कि हम अब तक करते आ रहे हैं कि परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या मानकर क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो दोस्तों देखो पहले हम इसको मान लेते हैं, माना या कल्पना कीजिए कि अंडर रूट 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या है, आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखो P/Q बराबर 1/√2। इतना करने के बाद दोस्तों अब क्या करें, आप इसको वो लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ठीक है दोस्तों, सहअभाज्य क्या है, पूर्णांक हैं। और P व Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों इसके क्या है, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलट दो, अंकों को पलटने पर, यानी कि जो हमारा अंश है उसको हर बना दो और जो हर है उसको अंश बना दो। जैसे Q है इसको ऊपर लेके जाओ, P को नीचे आ जाएगा, इसी तरीके से अंडर रूट 2 ऊपर आ जाएगा और 1 को नीचे आ जाएगा, कोई परेशानी। अब दोस्तों देखो 1 का तो यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं है, 1 को लिखो चाहे मत लिखो। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा अंडर रूट 2 है, इसको यही तो ऐसी तो है P/Q/P बराबर अंडर रूट 2। अब जो अंडर रूट 2 है, अभी हमने सिद्ध किया था कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 ये सब कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो लिख दो, चूंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अब बताओ ये संभव है क्या, ये संभव नहीं है। तो नीचे लिख दो जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। फिर आप लिख सकते हैं यह विरोधाभास या यह कल्पना गलत है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण का मतलब होता है दोस्तों जो आपने गलती से मान लिया है ना कि अंडर रूट 1/2 एक अपरिमेय संख्या है, उसकी वजह से। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, नीचे लिख सकते हैं। इससे सिद्ध
होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सिद्ध करके दिखा सकते हैं और फ्री के नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। एक तरीके से फ्री के नंबर है दोस्तों। सबसे पहले आपको P/Q के रूप में लिखना है, ना आपको कोई आंसर निकालना है ना कुछ करना है, सीधा सिद्धि तो करना है। तो बोलो बिल्कुल इजी वे में। सबसे पहले आपने क्या किया, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते, अंकों को पलट देना है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं है। ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है या फिर हमारी कल्पना गलत है। आपको जो अच्छा लगे इन लाइनों में से लिख सकते हैं एग्जाम में। इसको भी देख लो दोस्तों, साथ के साथ ये दो तो हो ही जाएंगे। इधर हल देखो, हल देखो। सबसे पहले वही हम इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो देखो माना या कल्पना कीजिए कि माना 7/5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो क्या है, इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q बराबर में 7/5। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। देखो दोस्तों 7 का और 5 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है। आप इधर लेके आएंगे, भाग में चला जाएगा, P/7Q इसके साथ गुणा हो जाएगा, यहाँ बच गया √5। अब देखो दोस्तों ये भी हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक ऐसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय के बराबर में क्या रख दी, परिमेय संख्या। तो ये संभव है क्या, नहीं है। तो आप लिख दो क्योंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। ये लिख दिया दोस्तों हमने। अब बोलो ये संभव है क्या, नहीं है। फिर आप लिख देना जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। यह विरोधाभास या फिर हमारी कल्पना गलत है, यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण यानी गलत तरीके से, त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है। अगर ये लाइन आपको ध्यान नहीं रहे ना दोस्तों कि यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारी कल्पना गलत है, जो हमने सोचा है वो गलत है, कल्पना के कारण हुआ है। अतः इससे सिद्ध होता है कि, ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः इससे सिद्ध होता है कि, क्या है, 7/5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बताओ दोस्तों कितना इजी था, सीधा P/Q के रूप में लिखा और 7 का क्या दे दिया, भाग दे दिया। अच्छा इसमें वो नहीं लिखा है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं क्या, Q इज नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ P व Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं, सह अभाज्य पूर्णांक है। इस लाइन को आप यहाँ लिख सकते हैं। और आप वो भी लिख सकते हैं कि जहाँ P व Q में एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसा आपको ठीक लगे दोस्तों, जो आपको एग्जाम में याद रह जाए उसी को आप लिख दें। इसका एक सवाल और रह रहा है, 6 + √2 को भी सिद्ध करके बताना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है, इसको भी अभी करा देते हैं दोस्तों। इसको नोट डाउन करो पहले। तो हाँ तो जी आपने उतार लिया होगा। अब देखो, अब हमको सिद्ध करना है, तीसरे सवाल को मैं इधर लिख लेता हूँ, 6 + √2। अब आपको ये सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो कैसे करते हैं हम, सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मान लेंगे, फिर इसे P/Q के रूप में लिख लेंगे और क्या है, सिद्ध कर देंगे। तो 6 + √2, तो लिख लो इसमें, माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों कुछ स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर प्रश्नावली 13 को पढ़ाओ। देखो 13 प्रश्नावली बहुत ही सरल है, वो मेरी फेवरेट भी है। तो अगर आप चाहते हो कि 13 प्रश्नावली पढ़ाएं
तो फिर ये बीच में से छूट जाएगा। तो कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि हम सीरियलिटी से पढ़ें, तो देख लीजिए आप, नहीं तो ज़्यादा कमेंट आएंगे तो हम 13 प्रश्नावली को बढ़ा देंगे, या फिर आपके ऑब्जेक्शन के लिए हम हमारी फेसबुक पेज पर ऑब्जेक्शन की वीडियो बना दिया करेंगे। जो जो बच्चे ऑब्जेक्शन में हैं, जिनको कोई पूछना है कोई चीज़ें, जिनका कमेंट है, उनके आंसर आपको किस पर मिलेंगे? हमारे फेसबुक पेज पर मिलेंगे दोस्तों। तो हमारा फेसबुक पेज भी इसी नाम से है। तो देखो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखो भाई P/Q बराबर 6 प्लस √2। तो सॉल्व करो इसको। देखो 6 और प्लस प्लस हो रहा है, 6 और √2 के बीच में, इसको अगर पक्षांतर करके किससे लाएंगे तो किस में आ जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो P/Q माइनस 6 बराबर में √2। अब देखो ये तो वही आ गया, ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो चूंकि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या। अब बोलो ये संभव है या असंभव है? असंभव है, जो कि संभव नहीं है, फिर वही लिख दो। हमारी कल्पना गलत है, ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः ऊपर से देख के लिख दो, अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी प्रश्नावली खत्म हो जाती है। यहाँ पे 1.2 भी खत्म हो गई, और इसी के साथ हमारी प्रश्नावली चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1 खत्म हो गया है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो कि प्रश्नावली 2 पढ़ाएं तो कमेंट करके बता देना, या फिर कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि 13 पढ़ाएं, तो हम 13 प्रश्नावली को ही पढ़ा देंगे। जय हिंद दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।